हेलो नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, ये क्लास आप लोगों सेकंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और फर्स्ट ईयर वाले भी कुछ समय तक ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सूचना उनको मिलने वाली है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि इस क्लास के अंदर आप लोगों को सेकंड ईयर में जो सल्ले सालाक्य है उसके जो इम्पोर्टेंट हैं या जो पेपर में छपने वाली जो कुछ टॉपिक है उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अंदर एक है आपका दग्ध और एक है आप लोगों की टॉपिक सल्ले निहरण। ठीक है, आज हम इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक तो है दग्ध और एक है आपका सल्ले निहरण। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दोनों टॉपिक इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ जो साथी हैं वो वीडियो में लगातार कमेंट कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। ठीक है दोस्तों, जो साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी दोस्तों को पता है कि हम पिछले 3 वर्षों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते आ रहे हैं। उसके अंदर हम एक सब्जेक्ट में आपको 6 क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को 6 क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में सेम टू सेम बिल्कुल मिल जाते हैं। ठीक है, पिछले 3 सालों से आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, कुछ पेपर्स की वीडियो मैंने डाल रखी है जो सेम टू सेम मिले थे। ठीक है, तो आप जाकर कंफर्म कर सकते हो, वहाँ से आप लोगों को इसका पता चल जाएगा। और जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तो पता ही है, वहाँ पे तो कोई उनको प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो एक बात तो ये हुई। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले मिलते हैं। जस्ट पहले का मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम के दिन ही मिलेंगे, नहीं। एग्ज़ाम से 1 2 दिन 3 दिन पहले आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनको आप अच्छे से कर लेते हैं याद, तो आपका काम हो जाता है और अच्छी प्रतिशत आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरी बात है आप लोगों के लिए कि ये जो क्वेश्चन होते हैं आप सबको पता पेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, पेड क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्लान बनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आपकी मर्जी। आप लोगों को पेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, उसके अंदर पर सब्जेक्ट के 6 क्वेश्चन मिलेंगे मात्र, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 6 क्वेश्चन देंगे। उसमें से 90 से 95 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलान हो जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ में एक तो फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है इस बार 2024 बैच वालों की, वो कुछ जल्दी करवा रही है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लगभग 3 महीने पहले एग्ज़ाम वो करवा रही है। तो उनका क्या है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है। पहली बात तो उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कुछ मैसेज भी आ रहे हैं, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए तब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती, तब तक के लिए ऐप पर आप लोगों की क्लास ली जाएगी। ठीक है, उस ऐप पर आप लोगों का ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं किया जाएगा, ओनली जो काम की बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ही आपको बात की जाएगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके ऊपर ही बात करेंगे। वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, आपके जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको डिटेल से बताएंगे और आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स देंगे, और नोट्स भी इजी लैंग्वेज में देंगे दोस्तों, जो आप लोगों के समझ में आ सके। और इस तरह के नोट्स देंगे जिनमें से यदि आप लिखते हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क मिल सके और आपकी अच्छी एग्ज़ाम बन सके। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप, हमारे मोबाइल नंबर है उन पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इस कोर्स की ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बता देना चाहता हूँ उसी कोर्स के अंदर आप लोगों की एग्ज़ाम तक क्लास चलेगी। ठीक है, दूसरा आप लोगों को पूरे नोट्स मिलेंगे। तीसरा आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। चौथा आपका कोई भी टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा पर्सनली आपके, वो भी उसमें क्लियर करवाया जाएगा। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या उनको गेस पेपर बोलते हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट का एक गेस पेपर मिलेगा, उसके अंदर 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी उसी कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे। यदि आप परचेज करना चाहते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोगों को पता है। आप लोग यदि परचेज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 7340340264, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आप लोगों को पेड कोर्स के बारे में और बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं दग्ध की। दोस्तों दग्ध, यहाँ पर लिखा है कि किसी गर्म वस्तु को छूने से या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने पर शरीर की त्वचा तथा शरीर के ऊतक प्रभावित होते हैं, इसे दग्ध कहते हैं। दोस्तों दग्ध को ही जलना कहते हैं, यानी दोस्तों साधारण भाषा में कह जा सकते हैं कि हम जल जाते हैं किसी भी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आने पर, कैसे भी, तो उसी को दग्ध कहते हैं। तो इसको इसने इस तरीके से समझाया है कि किसी भी गर्म वस्तु के
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम उसके संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे जो शरीर की त्वचा है और जो हमारे उत्तक है वो प्रभावित हो जाते हैं और उसी को ही दग्ध कहते हैं। दग्ध को साधारण भाषा में दोस्तों जलना कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दग्ध कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो दोस्तों दग्ध जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। तापीय दग्ध, विद्युतीय दग्ध, रासायनिक दग्ध और विकिरण दग्ध। ठीक है, अब बात करते हैं तापीय दग्ध की। तापीय दग्ध, इस प्रकार के दग्ध में किसी भी गर्म वस्तु या भाप आदि के द्वारा त्वचा पर लाल चिन्ह बन जाते हैं, इसे तापीय दग्ध कहते हैं। यानी दोस्तों किसी भी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में हम आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो त्वचा है वो लाल लाल सी हो जाती है, तो इसी को तापीय दग्ध कहते हैं, यानी गर्म वस्तु से हम थोड़ा जल गए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युतीय दग्ध की। विद्युतीय दग्ध क्या होता है? ठीक है, इसमें बिजली को स्पर्श करने पर या कभी कभी आकाशीय बिजली के कारण भी दग्ध हो जाता है, इसे विद्युतीय दग्ध कहते हैं। यानी दोस्तों हम बिजली यानी लाइट के किसी भी तरीके से हम कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये जो आकाशीय बिजली होती है जिसे बिजली कहते हैं, बिजली पड़ गई। ठीक है, तो उस वजह से हमारे शरीर पर जो दग्ध हो जाता है उसे ही हम विद्युतीय दग्ध कहते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। दग्ध के 4 प्रकार थे, तापीय दग्ध, विद्युतीय दग्ध, रासायनिक दग्ध और विकिरण दग्ध। तो तापीय दग्ध तो गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आने पर और विद्युतीय दग्ध बिजली के कांटेक्ट में आने पर हो जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। आगे बात करते हैं हम रासायनिक दग्ध की। रासायनिक दग्ध क्या होता है? इस प्रकार के दग्ध में घरों अथवा कारखानों में काम करने वाले ठोस द्रव काम आने वाले ठोस द्रव या गैस अथवा अम्ल क्षार के संपर्क में आने पर रासायनिक दग्ध होता है। यानी कि घरों में या कारखानों में काम आने वाले जो दोस्तों अम्ल क्षार होते हैं, ठीक है, तो उसके कांटेक्ट में यदि हम आ जाते हैं किसी भी रासायनिक द्रव्य के, तो उससे जो हमारे शरीर पर घाव हो जाते हैं या हमारा शरीर जल जाता है, उसी को रासायनिक दग्ध कहते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। उसके बाद में हम बात करते हैं विकिरण दग्ध की। विकिरण दग्ध क्या होता है? इस प्रकार के दग्ध सूर्य की किरणों, एक्स किरणों, अल्ट्रावायलेट या कीमोथेरेपी दोस्तों आपने सुना होगा कैंसर में देते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो जल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो दग्ध होते हैं सूर्य की किरणों से भी दग्ध हो जाते हैं दोस्तों, है ना। जो अल्ट्रावायलेट हो जाती है, मसल में दिक्कत हो जाती है, तो उसको अल्ट्रावायलेट से तपाया जाता है। यदि एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक उसको रख देते हैं तो उसकी वजह से भी दग्ध हो जाता है, तो उसी को दोस्तों विकिरण दग्ध के अंदर बोलते हैं। ठीक है, अब तक दोस्तों हमने एक पेज पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है, तो आप लोग ध्यान से देखें। इसके अंदर दग्ध की परिभाषा हमने पहले पढ़ी, उसके बाद में हमने दग्ध के प्रकार पढ़े। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि दग्ध से ऊतकों की क्षति अथवा गंभीरता के अनुमान लगाने के लिए ये 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों हमारे जो त्वचा है उसके कितना डैमेज किया दग्ध ने, ठीक है, हमारे शरीर को कहाँ तक उसने क्षति पहुंचाई है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो दग्ध को 4 भागों में बांटा जाता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4th डिग्री। ठीक है, तो 1st डिग्री के अंदर क्या होता है? जो 1st डिग्री वर्न, दोस्त दग्ध को इंग्लिश में वर्न बोलते हैं। ठीक है, तो जो 1st डिग्री वर्न है उसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के दग्ध में त्वचा को क्षति पहुंचती है तथा लालिमा आ जाती है, इसमें फफोले नहीं बनते। यदि आपकी त्वचा किसी भी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आ गई और ऊपर लालिमा आ जाती है त्वचा पर और इसमें फफोले नहीं बनते, तो उसको 1st डिग्री वर्न के अंदर रखा जाएगा कि 1st डिग्री वर्न होगा इसको। ठीक है, उसके बाद में आता है 2nd डिग्री वर्न। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के दग्ध में ऊतकों तक क्षति पहुंचती है, इसमें फफोले बन जाते हैं। 2nd डिग्री वर्न में क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू होते हैं उन तक वो प्रभावित होते हैं और इसमें फफोले बन जाते हैं, वो 2nd डिग्री वर्न में आ जाता है। उसके बाद में आता है 3rd डिग्री वर्न। 3rd डिग्री वर्न के अंदर क्या होता है दोस्तों कि त्वचा तथा आंतरिक ऊतकों को क्षति पहुंचती है। ठीक है, जो हमारे आंतरिक टिश्यू है उनको क्षति पहुंचती है, तो उसको 3rd डिग्री वर्न में हम लेते हैं। उसके बाद में आता है 4th डिग्री वर्न। इस प्रकार के दग्ध में अस्थियों तक क्षति पहुंचती है तथा काले निशान पड़ जाते हैं। यानी कि जो 4th डिग्री वर्न है वो बहुत ज़्यादा घाव हो जाएगा, हमारी जो बोन है वहाँ तक ही नुकसान पहुँचा देगा और काले निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि दग्ध में जो प्राथमिक उपचार है वो क्यों करना चाहिए। ठीक है, दग्ध हो गया तो प्राथमिक उपचार क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्राथमिक उपचार से वेदना में कमी, यानी जो दर्द है वो कम हो जाएगा। संक्रमण पर रोक, जो संक्रमण है जलने का वो ज़्यादा नहीं फैलेगा और वो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कि प्राथमिक उपचार के बाद नज़दीकी चिकित्सालय में भर्ती करावे, यानी कि प्राथमिक उपचार दे दिया और फिर उसको नज़दीकी चिकित्सालय में भर्ती करवाए। ठीक है, ये बात हो गई अपने दग्ध की। अब अगला जो टॉपिक है वो है शल्य निहरण का। शल्य का मतलब क्या है?
शल्य का मतलब यह है दोस्तों, कोई भी भारी वस्तु जो आपके शरीर के अंदर घुस जाती है, बिना परमिशन के आपके शरीर के अंदर घुस जाती है। इसका एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जो कांटे होते हैं, आपके पैर में अक्सर कांटा लग जाता होगा, ठीक है, अभी नहीं लगता होगा तो बचपन में लग जाता होगा, ठीक है, तो वो शल्य के अंदर हम उसको काउंट करेंगे, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है। तो शल्य निवारण के उपाय, शल्य को निकालने के लिए वह विधि उत्तम मानी जाती है जिसमें शल्य को बाहर निकालते समय शरीर की धातुओं का क्षय कम हो। यानी शल्य निवारण में वह विधि सबसे उत्तम होगी जिसमें शल्य को निकालते समय धातुओं का क्षय सबसे कम हो। अब शल्य निवारण के दो उपाय बताए हैं। भाई शल्य, आपके पैर में कांटा तो लग गया, लेकिन उसको निकालना कैसा? निवारण का मतलब हो गया निकालना, ठीक है। अब निवारण होता है दो प्रकार से होता है, एक प्रतिलोम होता है और एक अनुलोम होता है। प्रतिलोम में क्या होता है, जिस मार्ग से शल्य शरीर में प्रवेश हुआ है उसी मार्ग से बाहर निकालना प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों, जिस मार्ग से कोई भी वस्तु आपके शरीर के अंदर घुसी है ना, या आपके शरीर के अंदर गई है, उसी मार्ग से उसको बाहर निकाल लेंगे। यानी जैसे आपके पैर में कांटा लगा और हमने उसको निकाल के भगा दिया, जिस तरफ से घुसा उसी तरफ से उसको निकाल देते हैं, तो वो दोस्तों प्रतिलोम के अंदर आ जाता है, ठीक है। और अनुलोम के अंदर क्या होता है कि शल्य की सीधी दिशा में नया मार्ग बनाकर शल्य को निकालना अनुलोम कहलाता है। यानी दोस्तों, आपके पैर में जो कांटा लगा वो थोड़ा अंदर तक लग गया, ज़्यादा अंदर लग गया, ठीक है, वो किसी तरीके से ज़्यादा अंदर तक लग गया, तो क्या करेंगे कि उसी की जिस दिशा में वो घुसा है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है, नया मार्ग बनाकर या चीरा लगाकर उसको निकाल लेंगे, तो वो अनुलोम कहलाएगा, वो अनुलोम के अंदर आएगा। शल्य निवारण के दो प्रकार होते हैं, प्रतिलोम और अनुलोम। प्रतिलोम वो होता है जिस मार्ग से शल्य ने प्रविष्ट किया है या जिस मार्ग से शल्य शरीर के अंदर घुसा है उसी मार्ग से बाहर निकाल लेंगे प्रतिलोम के अंदर। और अनुलोम के अंदर क्या होगा कि शल्य को नए मार्ग से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि शरीर में शल्य की दूरी के अनुसार शल्य दो प्रकार का होता है, एक अर्वाचीन होता है, एक प्राचीन। यानी कि जो शल्य है वो हमारे शरीर में कितना अंदर तक घुसा है उस हिसाब से दो प्रकार का होता है, एक अर्वाचीन होता है और एक प्राचीन होता है। अर्वाचीन देखते हैं। अर्वाचीन जो शल्य नहीं, जो शरीर के अधिक अंदर तक प्रविष्ट नहीं हुआ हो, इस शल्य को प्रतिलोम मार्ग से निकालना चाहिए, इसे ही अनुबद्ध शल्य कहते हैं। यानी अर्वाचीन का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो अनुबद्ध शल्य है। और ये अर्वाचीन शल्य क्या होता है कि कोई भी चीज़ हमारे शरीर में ज़्यादा अंदर तक प्रविष्ट नहीं की है तो उसको प्रतिलोम मार्ग से निकालेंगे, यानी जिस मार्ग से वो अंदर घुसी है उसी मार्ग से बाहर निकाल लेंगे। प्रतिलोम का मतलब यही तो अभी ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है, तो वो अर्वाचीन के अंदर आ जाएगा। और प्राचीन के अंदर क्या होता है कि जो शरीर के अधिक अंदर तक प्रविष्ट हो गया हो इसे अविबद्ध शल्य कहते हैं। इस तरह के शल्य को सीधी दिशा में नया मार्ग बनाकर निकालते हैं। अर्वाचीन शल्य को निकालने के उपाय आचार्य सुश्रुत ने 15 प्रकार के बताए। यानी कि जो शल्य है, प्राचीन शल्य, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु है या कोई भी शल्य है वो हमारे शरीर के अंदर तक, बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस गया है और उसको उसी मार्ग से तो हम निकाल नहीं सकते, उसको नए मार्ग से निकालेंगे तो वो प्राचीन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब अर्वाचीन शल्य को निकालने के सुश्रुत ने 15 प्रकार बताए हैं, वो यहाँ पर आपके नाम है वो देख लीजिए। एक है स्वभाव, पाचन, वेदन, धारण, पीड़न, निर्दमापन, वमन, प्रमार्जन, विरेचन, प्रक्षालन, प्रतिमर्श, प्रभाण, आचूषण, अश्यकांत और हर्ष। आचूषण के अंदर तो दोस्तों श्रृंग के द्वारा किया जाता है, मुख के द्वारा किया जाता है, या दोषों का चूषण करके इसको निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने दो टॉपिक आपको बताए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ने चाहिए इनको, ठीक है। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, वो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी बता दी थी डिटेल में, और आप हमने जो मोबाइल नंबर बताए हैं उन पर आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। कॉल लग जाता है तो कॉल कर लीजिए, कॉल अगर नहीं लग पाता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।